जी बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 7 है और आज भी हमने एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका नाम है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, जिनको हमने एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाया हुआ है और साथ ही उस तरफ आपको एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का सिंबल नजर आ रहा है, यानी हमने एसी सोर्स के साथ इनको कनेक्ट कर दिए और एसी सोर्स की मदद से जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी आरएमएस वैल्यू को हम वीआरएमएस कह देते हैं और जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू को हम आईआरएमएस का नाम दे देते हैं। साथ ही साथ ये बात तो हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एक जैसा मिलता है। यहां पर दो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो चूंकि ये पैरेलल में है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को पोटेंशियल की सेम वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना पड़ेगा दैट द पोटेंशियल अक्रॉस द टू कंपोनेंट्स मस्ट बी सेम। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि करंट की अगर बात की जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी ज्यादा ब्रांचेस बनेंगी टोटल करंट उतने ही हिस्सों में डिवाइड होगा। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल करंट की जो आरएमएस वैल्यू है यानी आईआरएमएस, मैं कह सकता हूं कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। कुछ करंट इंडक्टर ब्रांच से पास करेगा यानी आईएल और कुछ करंट कैपेसिटर ब्रांच से पास करेगा यानी आईसी। अब करना हमने ये है, हमने इंडक्टर ब्रांच और कैपेसिटर ब्रांच को पहले एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए डिस्कस करना है और ये देखना है कि ये दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडक्टर ब्रांच की। ओहम लॉ के मुताबिक ये बात तो हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट यहां पर क्या है, इंडक्टर ब्रांच में करंट है आईएल, तो आपके पास IL इज इक्वल टू पोटेंशियल की जगह क्या आएगा, पोटेंशियल की जगह जो टोटल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू यहां पर पहुंच रही है वो हम यहां पर पुट कर देंगे VRMS और नीचे रेजिस्टेंस की जगह क्या आएगा। अब चूंकि इंडक्टर लगा हुआ है इंडक्टर ब्रांच में तो इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे हम नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी यहां पर रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपके पास IL यानी इंडक्टर ब्रांच के करंट का रिलेशन बन जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय XL। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर ब्रांच की, ये भी साथ ही हम आपको यहां पर दिखा देते हैं ताकि इनका कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाए। कैपेसिटर ब्रांच का जो करंट है वो आपके पास आ जाएगा IC और राइट हैंड साइड पे वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है ऊपर VRMS तो सेम है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और नीचे कैपेसिटर ब्रांच अल्टरनेटिंग करंट को जो ऑपोजिशन ऑफर कर रही है इसे हम नाम देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपके पास नीचे आ जाएगा XC। इस तरह से IC का फॉर्मूला बन गया VRMS डिवाइडेड बाय XC। तो ये दोनों करंट्स की ब्रांचेस के, ये दोनों जो ब्रांचेस में करंट फ्लो कर रहा है इसका इनका हमने फॉर्मूला यहां पर बना दिया। अब हम स्टेप वाइज ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बस आपने मेरे साथ साथ चलना है। देखिए, अगर मैं इंडक्टर ब्रांच की बात करूं तो इंडक्टर ब्रांच की जो ऑपोजिशन है जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं उसका एक फॉर्मूला ये भी हम जानते हैं, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। इसी तरह कैपेसिटर ब्रांच में जो ऑपोजिशन है यानी XC उसका फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 पाई FC। अब हमने दोनों के करंट्स भी लिख लिए, हमने दोनों ब्रांचेस की ऑपोजिशन यानी रिएक्टेंसेस की वैल्यूज भी लिख ली। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर मैं इंडक्टर ब्रांच की बात करूं तो मुझे एक बात बताएं, लीड कौन करेगा, करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा। देखें, ये बात तो हम चैप्टर 16 के बचपन से पढ़ रहे हैं कि अगर सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस देखा जाए तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से, लेकिन अगर इंडक्टर के अक्रॉस देखा जाए तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है यानी करंट लैग करता है। इसका मतलब है अगर मैं इंडक्टर ब्रांच के करंट की बात करूं IL की तो वो लैग करेगा VRMS से, यानी मैं कह सकता हूं IL लैग्स द वोल्टेज, यानी वोल्टेज की अगर मैं RMS वैल्यू को यहां पर मेंशन कर दूं यानी VRMS बाय कितने डिग्री, 90 डिग्री।
सो IL यानी करंट इन द इंडक्टर ब्रांच लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटर ब्रांच की बात करूं, कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं कि करंट 90 डिग्री लीड करता है, तो कैपेसिटर ब्रांच के साथ मैं लिख सकता हूं IC लीड्स द वोल्टेज, और अगर मैं वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को यहां पर मेंशन करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं IC लीड्स द VRMS बाय 90 डिग्री। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम फेजर डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अब जैसे लास्ट लेक्चर में सीरीज रेजोनेंस सर्किट में मैंने आपको बताया था कि हम इस सर्किट को लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी डिस्कस करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी डिस्कस करेंगे, और एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए भी डिस्कस करेंगे। आज भी हमने सेम ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, फॉर लो इनपुट फ्रीक्वेंसी। लो इनपुट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, साथ ही साथ आपको ऊपर इंडक्टर ब्रांच और कैपेसिटर ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो भी आपको ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है। अब जरा मेरे साथ साथ आपने चलना है और जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको गौर से आपने समझना है। देखिए हुआ क्या, अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये बात तो हम जानते हैं कि ऊपर फॉर्मूला से भी हमें नजर आ रहा है XL का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी मैं कह सकता हूं लो फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टर ब्रांच की जो ऑपोजिशन है वो कम हो जाएगी और कैपेसिटर ब्रांच की ऑपोजिशन बढ़ जाएगी, क्योंकि XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो लो फ्रीक्वेंसी पे XL कम होगा और XC ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं XL वुड बी लेस देन XC। और अब आप ऊपर वाले जो करंट के रिलेशंस हैं उनको जरा गौर से देखें। करंट का इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, यहां हम देख सकते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम है तो फिर इंडक्टर ब्रांच में जो करंट है वो ज्यादा फ्लो करेगा, यानी ज्यादा करंट इंडक्टर ब्रांच से गुजर जाएगा और थोड़ा करंट कैपेसिटर ब्रांच से गुजरेगा, यानी हम कह सकते हैं IL वुड बी ग्रेटर देन IC। सो लो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए, XL इज लेस देन XC बट IL इज ग्रेटर देन IC। ये बात हम कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी की। अब एक और चीज, अब मैं इंपिडेंस की लैंग्वेज में थोड़ी सी बातें आपको समझाना चाहता हूं। देखें लो फ्रीक्वेंसी के लिए, देखें इंडक्टर ब्रांच की जो ऑपोजिशन है वो तो मिनिमम है, लेकिन कैपेसिटर ब्रांच की ऑपोजिशन मैक्सिमम है, यानी कैपेसिटर का गेट बंद है और इंडक्टर का गेट खुला हुआ है। तो क्या होगा, देखिए नो डाउट कैपेसिटर ने अपना गेट बंद किया हुआ है, लेकिन ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कहा था कि एक ही रास्ता है और उस पे 3 गेट लगे हुए हैं, R, C और L का, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा रास्ते हैं। आप गौर करें, यहां पर 2 रास्ते हैं और 2 ही गेट लगे हुए हैं। तो देखें अगर कैपेसिटर ब्रांच का गेट बंद भी हो जाए, इंडक्टर ब्रांच का गेट तो खुला है, तो फिर मैक्सिमम करंट इंडक्टर ब्रांच से गुजर जाएगा। उसको क्या जरूरत है कैपेसिटर ब्रांच में अपना सर खपाने की, क्योंकि कैपेसिटर ब्रांच अगर बंद है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडक्टर ब्रांच का गेट यानी इंडक्टर ब्रांच उतनी ही ज्यादा खुली है, इसमें रिएक्टेंस उतनी ही थोड़ी है, तो जाहिर बात है मैक्सिमम करंट इंडक्टर ब्रांच से गुजर जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि सर्किट की जो टोटल इंपीडेंस है वो मिनिमम है लो फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि इंडक्टर ब्रांच का गेट ओपन है और मैक्सिमम करंट इस इंडक्टर ब्रांच के अंदर से गुजर रहा है। सो वी कैन से दैट एट लो फ्रीक्वेंसी ओवरऑल सर्किट इंपीडेंस इज मिनिमम। तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, G इज मिनिमम। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट करंट की। तो देखें अगर सर्किट की इंपीडेंस मिनिमम है तो मैं इनडायरेक्टली ये भी कह सकता हूं कि रिजल्टेंट करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। सो वी कैन से दैट, चौथे पॉइंट पे हम लिख सकते हैं टोटल करंट और सर्किट करंट इज मैक्सिमम। ये हम बात कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी की, लो फ्रीक्वेंसी की। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समराइज करते हैं, क्योंकि सीरीज वाले सर्किट में आपने बहुत डिटेल में ये चीजें सीख ली हैं। अब मैं बात करने लगा हूं हाई फ्रीक्वेंसी की।
अब आप खुद ये बातें सोच सकते हैं और खुद इन चीजों का आंसर कर सकते हैं। जरा गौर से मेरी बातें सुनिएगा। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि एक्स सी और एफ का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इंडक्टर ज्यादा अपोज करना शुरू कर देगा और कैपेसिटर बेचारा थोड़ा अपोज करेगा। यानी अब कैपेसिटर ब्रांच का गेट खुला है और इंडक्टर ब्रांच का गेट बंद हो गया। इंडक्टर ने सोचा कि भाई तुम अगर अपना गेट बंद कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अब क्या हुआ, अब इंडक्टर ब्रांच ने जनाब अपना गेट बंद कर दिया, नाराज होके बैठ गया और इसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं करने देना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वक्त कैपेसिटर ब्रांच का गेट खुला है क्योंकि उसकी ऑपोजिशन मिनिमम है, रिएक्टेंस मिनिमम है, और इंडक्टर ब्रांच का गेट जनाब बंद हो गया। अब क्या होगा, देखिए करंट तो बड़ा तेज है। अब ज्यादा करंट कहां से पास करेगा, अब ज्यादा करंट कैपेसिटर ब्रांच से पास करेगा। वो कहेगा ठीक है, अगर इंडक्टर ब्रांच का गेट बंद है तो ये दूसरा रास्ता तो मेरे पास है, मैं इधर से पास कर जाता हूं। इसका मतलब है अब कैपेसिटर ब्रांच का करंट मैक्सिमम हो जाएगा और ये आपको ऊपर वाले फॉर्मूलों से भी नजर आ रहा है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिनिमम है तो फिर IC का फॉर्मूला देखें, IC का XC के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिनिमम है तो कैपेसिटर की ब्रांच का जो करंट यानी IC है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एट हाई फ्रीक्वेंसी सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ गया, XL इज ग्रेटर देन XC। दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा, IL इज लेस देन IC, क्योंकि कैपेसिटर ब्रांच का करंट इस वक्त मैक्सिमम है। अब हम दूसरी तरफ सोचते हैं, यानी इंपीडेंस और टोटल करंट की मैं बात करता हूं जैसे हमने लो फ्रीक्वेंसी के लिए की है। देखिए अगेन वही बात, अगर कैपेसिटर ब्रांच अगर इंडक्टर ब्रांच बंद है तो कैपेसिटर ब्रांच तो खुली हुई है हाई फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम करंट इस सर्किट के अंदर से पास करेगा क्योंकि मैक्सिमम करंट उस कैपेसिटर ब्रांच से गुजर रहा है। करंट के रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं है, एक रास्ता बंद है दूसरा रास्ता खुल गया। सो वी कैन से दैट रिजल्टेंट करंट इज मैक्सिमम। और अगर रिजल्टेंट करंट मैक्सिमम है तो हम ये भी कह सकते हैं भाई सर्किट की टोटल इंपीडेंस अभी भी मिनिमम ही है, टोटल ऑपोजिशन अभी भी मिनिमम ही है क्योंकि एक रास्ता बंद है दूसरा रास्ता फुल खुला हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि सर्किट की टोटल इंपीडेंस इस वक्त मिनिमम है। और थर्ड पॉइंट आपके पास फिर आ गया, टोटल इंपीडेंस इज मिनिमम और रिजल्टेंट करंट यानी टोटल करंट जो सर्किट में इस वक्त फ्लो कर रहा है वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा। सो रिजल्टेंट करंट इज मैक्सिमम। ये आपके पास फोर्थ पॉइंट आ गया। तो ये तो थी जनाब स्टोरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन जाहिर बात है कोई दरमियान में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तो जरूर होगी जिसपे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएगी। और इसी फ्रीक्वेंसी को जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो अब मैं बात करने लगा हूं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है, इनपुट की ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आप गौर करें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नीचे सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो असूलन क्या होना चाहिए, असूलन इंडक्टर ब्रांच का करंट और कैपेसिटर ब्रांच का करंट, जो ऊपर आपको दोनों के फॉर्मूले भी नजर आ रहे हैं IC और IL का, क्योंकि शुरू से अब तक मैं आपको इंडक्टर ब्रांच और कैपेसिटर ब्रांच का जो शुरू वाला कंपैरिजन है वो शुरू से दिखा रहा हूं, वो देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है। So we can say that at resonance frequency inductor branch current यानी IL and capacitor branch current यानी IC must be equal। अब थोड़ा सा मजीद सोचते हैं और साथ ही साथ मैं आपको फेजर डायग्राम भी बना के दिखाता हूं कि अगर इंडक्टर ब्रांच और कैपेसिटर ब्रांच का करंट इक्वल होगा तो क्या होगा। देखें, चूंकि पैरेलल सर्किट है, ये
पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो ऐसा करता हूं, वोल्टेज का जो फेजर वेक्टर है ना उसको मैं रेफरेंस पे ले लेता हूं। तो देखिए वोल्टेज का फेजर वेक्टर मेरी तरफ आ गया Vrms। अब कैपेसिटर के केस पे क्या होता है, कैपेसिटर पे करंट लीड करता है, यानी IC Vrms से 90 डिग्री लीड कर रहा था ना, तो इसका मतलब है IC का जो फेजर वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखें 90 डिग्री ऊपर करके, यानी लीड करवा के 90 डिग्री आगे बना दें और वो वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा। IC वर्टिकली अपवर्ड आ गया और इंडक्टर ब्रांच का करंट लैग कर रहा था, इसका मतलब है इंडक्टर ब्रांच जो है उसके करंट का जो फेजर वेक्टर है वो नीचे की तरफ आएगा। सो IL इज वर्टिकली डाउनवर्ड, IC इज वर्टिकली अपवर्ड, और दरमियान में हमें Vrms बेचारा यहां पे नजर आ रहा है। अब गौर करें, IC और IL ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी आसान अल्फाज में अगर इस वक्त IL का क्रस्ट है तो IC का ट्रफ है, या अगर IC का क्रस्ट है तो IL का ट्रफ है, यानी इस वक्त दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एक दूसरे को फुल कैंसिल कर रहे हैं। हम दूसरे अल्फाज में यह भी कह सकते हैं कि IC और IL आउट ऑफ फेज है, क्योंकि इन दोनों का आपस में 180 का फेज डिफरेंस है जो हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है। और साथ ही साथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में हम जानते हैं कि IL और IC बराबर हैं, और चूंकि ये आउट ऑफ फेज है और अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो आउट ऑफ फेज में ये दोनों एक दूसरे को फुल कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले और ऑपोजिट वेक्टर अगर हम ऐड करना चाहें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है असूलन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखें तो इस वक्त रिजल्टेंट करंट कितना होना चाहिए, इसका आंसर है 0। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर भी इस सर्किट के अंदर से 0 करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, हालांकि हमें फील हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट करंट शुड बी 0, बट इन प्रैक्टिकल दिस करंट राइट नाउ इज नॉट 0। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को थोड़ा सा जस्टिफाई तो करना पड़ेगा और हमें मजीद सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, रिजल्टेंट करंट 0 क्यों नहीं है, हालांकि हमें नजर आ रहा है कि इट मस्ट बी 0। उसकी रीजन जनाब ये है कि इस इंडक्टर ब्रांच में जो आपको इंडक्टर नजर आ रहा है ना, जाहिर बात है ये हवा का तो नहीं है, ये किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है, किसी ना किसी मेटल का बना हुआ है। इसके मटेरियल की कोई ना कोई अपनी रेजिस्टेंस भी है, जिसको हम अभी से पहले कैलकुलेट नहीं कर रहे थे और अभी से पहले हम उसको अपनी डिस्कशन में शामिल नहीं कर रहे थे। तो ये रेजिस्टेंस भी हमें अपनी डिस्कशन में शामिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले अभी इस बात से पहले तक हम सिर्फ इंडक्टर ब्रांच में इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे थे, जो इंडक्टर की इंडक्शन के फिनोमिना के मुताबिक एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसके मटेरियल की जो ऑपोजिशन है, जिसे हम रेजिस्टेंस का नाम दे सकते हैं, उसको शामिल गुफ्तगू ही नहीं कर रहे थे। तो अब हमने उसकी भी बात करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बजाहिर इंडक्टर ब्रांच और कैपेसिटर ब्रांच की ऑपोजिशन सेम है, बट इन रियल इंडक्टर ब्रांच की जो ऑपोजिशन है वो इसके मटेरियल की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ज्यादा है, जिसको हम सर्किट में अब शो करने लगे। जरा गौर से देखिए, आपको एक छोटा सा रेजिस्टर इंडक्टर के साथ सीरीज में लगा हुआ अब नजर आ रहा है, और ये जो स्मॉल r है ना, ये इंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टेंस है, जिसको अब हमने सर्किट के अंदर शामिल कर दी है। ये हमने शामिल नहीं किया, मतलब प्रैक्टिकली लगाया नहीं है, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि इसके मटेरियल की कोई ना कोई रेजिस्टेंस थी, जिसको सर्किट डायग्राम में डिस्कशन के अंदर शामिल करना जरूरी था, जो हम अभी से पहले नहीं कर रहे थे।
सो इसको मैंने स्मॉल आर का नाम दे दिया। इसका मतलब है अब इंडक्टर ब्रांच की जो टोटल ऑपोजिशन है वो सिर्फ एक्सएल नहीं है, एक्सएल के साथ ये छोटा सा आर भी है। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर भी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो नो डाउट सेम है, लेकिन इंडक्टर ब्रांच की जो टोटल ऑपोजिशन है वो इस वक्त कैपेसिटर ब्रांच की ऑपोजिशन से थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर इंडक्टर ब्रांच की ऑपोजिशन इस वक्त कैपेसिटर ब्रांच की ऑपोजिशन से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसका मतलब है इंडक्टर ब्रांच का जो करंट है जिसे हम IL से जाहिर कर रहे थे वो थोड़ा सा कम होगा। सो हम लिख सकते हैं इन प्रैक्टिकल, इन रियल, इंडक्टर ब्रांच करंट इज अ बिट स्मॉलर देन कैपेसिटर ब्रांच करंट। यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ने हमें यह बताया दैट IL इज अ बिट स्मॉलर देन IC। और जब IL की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी तो हम कह सकते हैं कि IL IC को फुल कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त IC की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है जो आपको फेजर डायग्राम में अब नजर आ रही है। क्योंकि IC का फेजर वेक्टर अब थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ा है, इनका रिजल्टेंट अब 0 नहीं आएगा। सो वी कैन से दैट राइट नाउ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्टिल फ्लोस। और ये जो करंट है ना, इसे हम IR का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगेन एक बात जहन में रखिएगा दैट दिस करंट इज मिनिमम करंट, क्योंकि ये उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, उनको माइनस करने से आएगा। एंड दिस करंट इज द करंट एट रेजोनेंस। अब आप गौर करें, पैरेलल वाला जो सर्किट जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें लो फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम था, रिजल्टेंट करंट। हाई फ्रीक्वेंसी पर भी रिजल्टेंट करंट मैक्सिमम था, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर रिजल्टेंट करंट मिनिमम है। इसका मतलब है इस सर्किट ने पिछले सर्किट जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट था उससे उल्टा बिहेव किया है। उसमें लो फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम था, हाई पे भी मिनिमम था और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर मैं उस सर्किट की आपको कर्व दिखाऊं करंट और फ्रीक्वेंसी की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमें इनपुट की फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे रिजल्टेंट करंट नजर आ रहा है, तो उसका जो ग्राफ है वो पीक ऊपर की तरफ थी, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी पे भी करंट मिनिमम था, हाई पे भी मिनिमम था, रेजोनेंस पे मैक्सिमम था। लेकिन आज वाला जो सर्किट है उसमें ये कर्व बिल्कुल उल्टी आएगी। देखिए कर्व बिल्कुल उलट गई है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम था, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी मैक्सिमम था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम था। अब देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम FR से जाहिर कर रहे हैं ग्राफ पे भी, और इसके रिजल्टेंट इस वक्त जो रिजल्टेंट करंट है जिसे मैं IR से जाहिर कर रहा हूं, जो अभी अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूं, जिसको हमने IR का नाम दिया है, इस IR की जो वैल्यू है ये बड़ी मिनिमम होगी। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये था जनाब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और हम एक और बात यहां पर यह भी जान सकते हैं, ये बात भी हम सोच सकते हैं कि इस वक्त चूंकि करंट मिनिमम है तो रिजल्टेंट टोटल इंपीडेंस वो क्या है, वो मैक्सिमम है। सो रेजोनेंस की कंडीशन पे पैरेलल वाला जो सर्किट है उसमें रिजल्टेंट करंट मिनिमम और इंपीडेंस मैक्सिमम आती है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं चूंकि इंडक्टर रिएक्टेंस XL और कैपेसिटर जो रिएक्टेंस है XC, उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इस वक्त सर्किट ने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव बिहेव करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी इंपीडेंस मैक्सिमम है। और अगर सर्किट ने रेजिस्टिव बिहेव करना शुरू कर दिया है तो फिर जो टोटल वोल्टेज, जो टोटल करंट इस वक्त फ्लो कर रहा है वो आपस में इन फेज होंगे, क्योंकि सर्किट ने अ काइंड ऑफ रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है cos थीटा यानी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम या 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। अब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करेंगे
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में की। देखें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की मैं हेडिंग लिखने लगा हूं, डेरिवेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपके पास सबसे पहला पॉइंट तो आ जाएगा XL इज इक्वल टू XC। XL की जगह हमने लिख दिया ओमेगा L और XC की जगह हमने लिख दिया 1 ओवर ओमेगा C, या ओमेगा को F की शक्ल में लिख लें 2 पाई FL इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC, और F के साथ छोटा सा नीचे R लिख लें ताकि पता चले जनाब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। FR लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, FR का स्क्वायर हो गया, 2 पाई राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड हो गया और साथ ही L भी डिवाइड हो गया। तो इस तरह से राइट हैंड साइड पे आपके पास 1 ओवर 2 पाई का स्क्वायर और साथ LC लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर LC। तो ये तो था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने सीरीज में निकाला था। अब हम इस सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स को जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, अब मैं इतना डिटेल में आपको समझा चुका हूं कि आप खुद भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं that the resonance frequency of this circuit is 1 over 2 pi square root के अंदर LC। दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि at resonance circuit impedance is maximum and that is resistive। और थर्ड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं that at resonance resultant current is minimum। और साथ ही आप उस ग्राफ का रेफरेंस देंगे जो ग्राफ अभी अभी मैंने बनवाया है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट पे हम ये भी लिख सकते हैं दैट एट दिस पॉइंट या एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज एंड पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, यानी cos 0 इज इक्वल टू 1। और फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन पे इंडक्टर ब्रांच का करंट यानी IL और कैपेसिटर ब्रांच का जो करंट है ना, ये इस वक्त जो सोर्स से करंट आ रहा है उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज थे, जो मैंने आपको फेजर डायग्राम में अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। अब अगेन मैं दोबारा ये बात एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंडक्टर ब्रांच का करंट ज्यादा कैसे हो सकता है और कैपेसिटर ब्रांच का करंट सोर्स से आने वाले करंट से ज्यादा कैसे हो सकता है। देखिए ये बात तो हम जानते हैं, कैपेसिटर ब्रांच का करंट लीड कर रहा होता है और इंडक्टर ब्रांच का करंट लैग कर रहा होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, लीड और लैग का क्या मतलब है। लीड का ये मतलब है आगे निकल जाना। जैसे फर्ज कर लें इस वक्त कैपेसिटर ब्रांच का करंट पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, फर्ज कर लें, रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, और इस वक्त इंडक्टर ब्रांच का करंट हो सकता है नेगेटिव मैक्सिमम पे हो, लेकिन सप्लाइड करंट पॉसिबल है जीरो पे हो, क्योंकि करंट तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। जो आप करंट सप्लाई कर रहे हैं वो तो अल्टरनेटिंग करंट है ना, हो सकता है इस वक्त वो जीरो पे हो। और इंडक्टर ब्रांच का करंट नेगेटिव मैक्सिमम पे, कैपेसिटर ब्रांच का करंट पॉजिटिव मैक्सिमम पे हो, तो ज्यादा हो गया ना। लेकिन अगेन वही बात, इन दोनों ब्रांचेस के करंट ने एक दूसरे को कैंसिल ही करना है, तो इनके ज्यादा होने से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये था आज हमारा सारा लेक्चर। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।